थ्रू दी ब्लड। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कंप्लीट करने के बाद में हम एनसीईआरटी के इस टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखें, गैसों का जो एक्सचेंज है वो दो जगह होता है। कहाँ कहाँ? एक तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और दूसरा जब ब्लड ये सेल्स या टिश्यू तक ले जाता है तो उस सेल्स और ब्लड के बीच में भी गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है ना? तो इस गैसियस एक्सचेंज को हम यहाँ पर स्टडी करें तो मेनली यहाँ पर आता है कि भाई आफ्टर दी पल्मोनरी वेंटिलेशन, है ना, पल्मोनरी वेंटिलेशन के बाद में जो इंस्पायरेशन कंप्लीट होता है, तो इंस्पायरेशन कंप्लीट होते ही लंग्स से जो ऑक्सीजन है आपकी वो कहाँ? ब्लड के अंदर डिफ्यूज होती है, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपके लंग्स में डिफ्यूज होती है, लंग्स के थ्रू उसको बाद में एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इस स्टेप को हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मैंने आपको बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस के कितने पॉइंट हैं आपके? 2 पॉइंट हैं। कहां कहां होता है? तो एक आप कह सकते हैं बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, यानी जो फेफड़ों की वायु कूपिकाएं हैं उनके बीच में और रुधिर के बीच में, और दूसरा आ जाता है बिटवीन ब्लड एंड सेल्स, है ना, कोशिकाओं और रुधिर के बीच में। तो 2 जगह होता है। हम यहाँ पर दोनों पॉइंट्स को स्टडी करने वाले हैं। तीसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन से मैकेनिज्म के थ्रू होता है, तो आपको ध्यान में रखना है थ्रू दी डिफ्यूजन। थ्रू दी डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस। एक तरीके की कैसी प्रोसेस है? ये पैसिव प्रोसेस है। और पैसिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, इसमें किसी टाइप की एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो आपके हाई पार्शियल प्रेशर टू हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ना, हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जो गैसेस डिफ्यूज होती हैं या जो गैसेस जो मूव करती हैं उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर डिफ्यूजन। जनरली डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होती है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन गैस के मामले में हम उसे कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहेंगे, बल्कि हम यहाँ पर उसको कहेंगे पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब, है ना, हिंदी में कहेंगे आंशिक दाब, इंग्लिश में कहेंगे पार्शियल प्रेशर। अब एक्चुअल में व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वगैरह एटसेट्रा, इन सारी गैसेस के पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? तो यहां पर देखें कि हमारे ऊपर पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, हमारे ऊपर क्या लग रहा है? पूरा का पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप देखिए, काउंट कीजिए कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरीके की बहुत सारी गैसें हैं। वो सारी गैसें अपना अपना एक अमाउंट, अपना अपना एक परसेंटेज रखती हैं, और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के अकॉर्डिंग क्या क्रिएट करती है? एक प्रेशर क्रिएट करती है। तो पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो पर्टिकुलर एक गैस का जो प्रेशर है उसको आप क्या कहेंगे? पार्शियल प्रेशर कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे ऊपर जो है वो 1000 mmHg का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 1000 mmHg है, ठीक है ना। उसमें से जैसे अपन कहें कि नाइट्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, या नाइट्रोजन जो है एनवायरनमेंट में कितना है? 78%। और 78% इट मीन्स यूं मान लीजिए कि 780 mmHg जो प्रेशर है वो कौन क्रिएट कर रहा है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा?
780 mmHg हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने यूँ कहा कि यहाँ पर जो आपका क्या बोलते हैं जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है, तो 16% मान लिया मैंने, तो 16% अगर मान लिया तो कितना हो जाएगा आपका 160 mmHg किसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक गैस के थ्रू जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसको अपन बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी संपूर्ण वायुमंडलीय दाब में किसी एक गैस के द्वारा लगाया जाने वाला दाब उस गैस का आंशिक दाब कहलाता है। समझ में आई बात। अब देखें यहां पर ये हाई पार्शियल प्रेशर टू क्या हो गया, लो पार्शियल प्रेशर यानी डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है। अब ये पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यूज हैं वो ही आपको यहां पर ध्यान में रखनी है और किस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है इस डायग्राम के थ्रू आप जो हैं समझेंगे इसको। देखें मैंने यहां पर वो दोनों पॉइंट्स बताए हैं डिफ्यूजन के, ये रहा एल्वियोलाई और यहां पर ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये आपकी ब्लड वेसल है और ये आपके सेल्स या टिश्यू हो गए। अब यहां पर बात करें, देखें कि ये जो बाहर इस एल्वियोलाई के बाहर की बात करें, ये है एनवायरमेंट। क्या है ये, एनवायरमेंट। इधर भी एनवायरमेंट है और ये इधर भी अपन बता देते हैं इसको एनवायरमेंट, यानी एल्वियोलाई के बाहर की तरफ मैंने के ले लिया एनवायरमेंट। क्यों, एनवायरमेंट में भी आपको गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अब होता क्या है देखिए कि अगर हम एनवायरमेंट की बात करें तो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को मैं बता रहा हूं PO2 से। देखें यहां पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि PO2 से मैं बताऊंगा यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और PCO2 से मैं बताने वाला हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये भी आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। PO2 और PCO2 का मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एनवायरमेंट में जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो है 159.5 mmHg, ठीक है। इधर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेता हूं तो PCO2 की वैल्यू जो है वो एनसीईआरटी में 0.3 mmHg दिया है, तो हमको एनसीईआरटी की वैल्यू ही ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 0.3 mmHg। अब होता क्या है देखें कि किस तरीके से डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज होता है, समझना यहां पर। एनवायरमेंट से ऑक्सीजन जो है वो कहाँ आती है, एल्वियोलाई में। क्यों, एल्वियोलाई में इनिशियल अगर अपन देखें तो पार्शियल प्रेशर बहुत कम होता है और पार्शियल प्रेशर कम होता है अप्रोक्सीमेट, स्टार्टिंग में बात करें तो PO2 की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेट 40 mmHg होती है। लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है, ये ऑक्सीजन आ गई भैया, ऑक्सीजन आते ही यहाँ पर PO2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अप्रोक्सीमेट 105 mmHg। जैसे ही ऑक्सीजन कहाँ आई, एल्वियोलाई में आई, तो एल्वियोलाई के अंदर PO2 की वैल्यू कितनी आ गई, 105 mmHg हो गई। अब ये है आपकी पल्मोनरी वेन। क्या है, पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन का कंसेप्ट आप समझ लीजिए, है ना। ये पहले इसका कंसेप्ट समझ लीजिए फिर हम उसके ऊपर आते हैं। ये है आपकी फुफ्फुसीय शिरा, ये है आपकी दैहिक धमनियां, ठीक है ना। ये है आपकी दैहिक शिराएं और ये है आपकी फुफ्फुसी धमनी। ये पूरा कंसेप्ट समझने से पहले आप एक चीज और समझ लीजिए कि हृदय में अगर रुधिर आता है, अगर हार्ट में ब्लड आता है तो वो हमेशा किसके थ्रू आएगा, तो ध्यान में रखना वो हमेशा वेन्स के थ्रू आएगा। हमेशा शिराएं रुधिर को हृदय में लेकर आती है और हृदय से रुधिर को ले जाने का काम अगर कोई करता है तो वो करेंगे आर्टरीज या धमनियां।
ठीक है ना। अब शिराओं के अंदर सामान्यतः हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है, और धमनियों में हमेशा कैसा होता है, शुद्ध रुधिर। लेकिन दोनों का एक एक अपवाद है। कौन कौन सा? फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी। मैंने क्या कहा? वेन्स में हमेशा कौन सा ब्लड होता है? तो इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर हमेशा प्योर ब्लड। इसी तरीके से मैंने कहा कि आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड होता है, लेकिन अगर बात करोगे पल्मोनरी आर्टरी में तो वहां पर क्या मिलेगा आपको? इम्प्योर ब्लड देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक चाहे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड टॉपिक है आपका डबल सर्कुलेशन, और यहां आप एक तरीके से क्या स्टडी कर रहे हो? डबल सर्कुलेशन ही स्टडी कर रहे हो। तो डबल सर्कुलेशन आपका अगले वाले चैप्टर में, सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आ रहा है, तो यहीं से ये समझ लीजिए, तो वो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखें, ब्लड वेन्स के थ्रू आता है और आर्टरीज या धमनियों के थ्रू क्या होता है? जाता है बाहर। ठीक है ना। वेन्स में हमेशा कौन सा ब्लड होगा? वेन्स के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा। ठीक है। और आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड होगा। वेन्स का एक्सेप्शन है आपका पल्मोनरी वेन, इसमें आपको ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड मिलने वाला है। जबकि आर्टरी का एक्सेप्शन है आपका पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें होना क्या चाहिए? मैंने क्या कहा? प्योर ब्लड होता है जनरली, लेकिन यहां पर आपको इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने वाला है। अब होता क्या है, देखें कि जैसे ही ऑक्सीजन अंदर आती है ना, तो एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना हो जाता है? 105 mmHg। ठीक है, एल्वेओलाई के अंदर। अब क्या होता है कि इस टाइम पर आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड है, इस ब्लड में PO2 की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट होती है 40 mmHg, और यहां पर जो PCO2 की वैल्यू है वो होती है 45 mmHg। अब देखो, यही तो ब्लड किसके कांटेक्ट में आएगा? ये इधर से आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है ये ब्लड, तो ये ब्लड किसके कांटेक्ट में आएगा? एल्वेओलाई के अंदर। और एल्वेओलाई के कांटेक्ट में आते ही इसका पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? 40 mmHg। तो ज्यादा कहाँ है? एल्वेओलाई में। कम कहाँ है? इसमें। तो यहां से जो ब्लड है वो आपका आ जाता है इसमें, आपकी पल्मोनरी वेन। अब अभी तो बता रहे थे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स के बीच में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, तो ये एक दूसरे से यहां पर आकर क्या हो जाती हैं? अटैच हो जाती हैं। ठीक है ना। तो यही ब्लड आपका किस में आ गया? ये आपकी जो ऑक्सीजन है ये कहां आ गई? आपकी एट लास्ट कैपिलरी से होती हुई पल्मोनरी वेन्स में। जैसे ही पल्मोनरी वेन में ये ऑक्सीजन आई है, यहां पर जो PO2 के वैल्यू होगी वो होगी अप्रोक्सीमेट 95 mmHg। अब देखो, बाहर से अंदर आई ऑक्सीजन, थोड़ा सा लॉस हुआ, थोड़ी सी कम आई, फिर यहां से वापस यहां आई तो यहां पर भी थोड़ी सी वैल्यू उसकी क्या होगी? कम होगी। तो PO2 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? आपको केवल और केवल 95 mmHg मिलने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 40 mmHg होगी। तो आपको ये वैल्यूज ध्यान में रखनी है कि पल्मोनरी वेन के अंदर, पल्मोनरी वेन में PO2 की वैल्यू कितनी है? 95, और PCO2 की वैल्यू कितनी है? 40 mmHg। अब देखो, ये ब्लड जो है आपका पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आता है? ये आपका आ जाता है हार्ट के लेफ्ट पार्ट में, यानी लेफ्ट एट्रिया के अंदर, और लेफ्ट एट्रिया से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद में वो जाएगा ऑर्टा में, और ऑर्टा से वो सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। तो यानी इस वाला जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, लेफ्ट एट्रियल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके अंदर आपको हमेशा कौन सा ब्लड मिलने वाला है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने वाला है। कैसा मिलने वाला है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब क्यों कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? बिकॉज ऑफ ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, इसके अंदर ऑक्सीजन जो है उसका पार्शियल प्रेशर या ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, ऐसा नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन रिच ब्लड बोलते हैं इसको, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड। इसी को आप प्योर ब्लड भी बोलते हैं, शुद्ध रुधिर भी बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आई बात?
सिंपल सा कंसेप्ट है, वापस समझना। एनवायरमेंट में PO2 की वैल्यू 159.5 mmHg या रैंडमली आप 160 mmHg कह सकते हो। इस टाइम पर एल्वेलाई में वैल्यू कम होती, जिसकी वजह से डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन कहाँ आई? एल्वेलाई में, बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन हो गया। अब क्या हुआ? एल्वेलाई में 105 mmHg आपकी 105 mmHg वैल्यू है ऑक्सीजन की, जबकि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आ रहा है उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 40 mmHg है। कितना है? 40 mmHg। अब 40 mmHg हुआ तो ये कम हुआ, 105 mmHg ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर इस ब्लड में आ जाएगी। अब ब्लड में आई तो ये जो ब्लड है आपका, ये कहाँ? पल्मोनरी वेन के अंदर। अब पल्मोनरी वेन से ये कहाँ आता है? पल्मोनरी वेन जो आती है वो आपके हार्ट के लेफ्ट पार्ट में। कहाँ आती है? लेफ्ट पार्ट में, यानी लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जाएगा आपका ऑर्टा में, महाधमनी के अंदर जाएगा, और महाधमनी से वो दैहिक धमनियों के अंदर यानी सिस्टमिक आर्टरीज में क्या हो जाएगा? सप्लाई हो जाएगा। अब देखें कि जो वैल्यू आपको PO2 और PCO2 की यहां पर मिली थी वो की वो वैल्यू आपको यहां पर भी मिलने वाली है, तो अपन यहां पर कॉपी कर ले सकते हैं। PO2 इजिकल टू हो जाएगा 95 mmHg हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहां पर कह देते हैं PCO2 की वैल्यू जो है वो आपकी आ जाएगी कितनी? 40 mmHg। कितनी होगी? 40 mmHg। ब्लड जो है आपका वो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेफ्ट एट्रिया यानी बाया आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाया निलय। तो बाएं आलिंद से बाएं निलय और बाएं निलय से वो वापस कहाँ आ गया आपका? आप ऐसे भी बता सकते हो, ठीक है ना। हार्ट से आपका सीधा आ गया कहाँ? सिस्टमिक आर्टरीज या दैहिक धमनियों के अंदर। अब दैहिक धमनियों में भी अभी जो ब्लड है वो आपका कैसा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर की कुछ कोशिकाओं के संपर्क में, कुछ सेल्स या कुछ टिश्यू के कांटेक्ट में आएगा, तो सेल्स में कौन सा मैकेनिज्म चलता है? सेल्स में मैकेनिज्म चलता है भैया, देखिए C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन, यानी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो सेल्स या टिश्यू में चलती है, जहाँ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाता है, जिसकी वजह से सेल्स में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो तो रहता है 40 mmHg। क्यों? ऑक्सीजन रेगुलरली क्या हो जाती है? जैसे ही आती है वो यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, इसकी वजह से PCO2 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी। यहाँ पर होती है 45 mmHg। समझ में आ रही है बात कि ऑक्सीजन की वैल्यू 95 mmHg और PCO2 की वैल्यू 40 mmHg है, आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही सेल्स या टिश्यू में के कांटेक्ट में आता है तो सेल्स या टिश्यू के अंदर कौन सी मैकेनिज्म चलती है? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसका प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से सेल्स या टिश्यू के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg। अब मुझे आप बताइए कि जैसे ही ये जो ब्लड है आपका ये इस सेल के कांटेक्ट में आया, जैसे ही ये ब्लड है इस सेल के कांटेक्ट में आया, इस टिश्यू के कांटेक्ट में आया, क्या होने वाला है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ ज़्यादा है? इस ब्लड के अंदर 95 mmHg, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ कम है? सेल्स के अंदर। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है आपकी वो ऑक्सीजन तो डिफ्यूज हो जाती है सेल्स में। कहाँ डिफ्यूज हो गई? सेल के अंदर डिफ्यूज हो गई, टिश्यू में डिफ्यूज हो गई। लेकिन एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है यहाँ पर? 45 mmHg, जबकि जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितना है? ओनली एंड ओनली 40 mmHg। ज़्यादा कहाँ है? सेल्स या टिश्यू में। कम कहाँ है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो अब क्या होता है? फर्दर ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिफ्यूज हो जाती है कहाँ?
आपके आ जाएगी सिस्टमिक वेन के अंदर। बिकॉज ऑफ यहाँ पर भी जिस तरीके का रिलेशन यहाँ होता है उसी तरीके का रिलेशन यहाँ होता है कि जो सिस्टमिक आर्टरीज हैं वो कैपिलरीज में डिवाइड होती हैं और जो आपकी सिस्टमिक वेन्स हैं ये भी यहाँ पर कैपिलरीज में डिवाइड होती है। तो ये कैपिलरीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो जहाँ यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो एक एक्सचेंज यहाँ हो रहा है, एक एक्सचेंज यहाँ हो रहा है। अभी मैंने खाली किसकी बात की है, ऑक्सीजन के एक्सचेंज की। अब अपन बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज की। तो जैसे ही ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज हुई, जैसे ही ऑक्सीजन सेल्स या टिश्यू में डिफ्यूज हुई तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वैल्यू रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, यहाँ पर PO2 जो है वो आपका रह जाएगा 40 mmHg, क्योंकि जो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ डिफ्यूज हो गई, सेल्स में डिफ्यूज हो गई ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फर्दर आपकी सिस्टमिक वेन में आते ही इसकी जो वैल्यू है PCO2 की वो हो जाएगी आपकी 45 mmHg। अब ये आपका कौन सा ब्लड है, ये आपका है इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कह सकते हो, इसे आप इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हो, है ना। क्या कह सकते हैं इसे, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, या फिर इसे अपन क्या कह सकते हैं, इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं। जो मैकेनिज्म उधर थी वो कि वो इधर चलेगी अब, ठीक है ना। क्या हुआ कि भैया जैसे ही ब्लड इसके अंदर आया, ये आपका इम्प्योर ब्लड है, किस में है, सिस्टमिक वेन्स में। तो पहले कैपिलरीज के थ्रू सिस्टमिक वेन्स के थ्रू ये कहाँ जाएगा, वाना कावा में। और वाना कावा जो है वो कहाँ ओपन होती है, राइट एट्रिया के अंदर। कहाँ, राइट एट्रिया में, यानी दाएं आलिंद में। तो ये रहा आपका राइट एट्रिया टू ये राइट वेंट्रिकल, यानी दाएं आलिंद से दाएं निलय में, यानी हार्ट में जाना। तो देखो एक बार तो ब्लड जो है वो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आया था, दूसरी बार डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ रहा है। अब ये हार्ट से या राइट वेंट्रिकल से फर्दर कहाँ चला जाएगा आपका ब्लड, ये आपका ब्लड चला जाएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर या फुफ्फुसीय धमनी में, जहाँ वैल्यू सेम आ गई कि नहीं आ गई, देख लेना। PO2 की वैल्यू 40 mmHg, PCO2 की वैल्यू 45 mm, यानी इन दोनों में सेम रहेगी और इन दोनों में सेम रहेगी। अब ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से या दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के अंदर प्रवेश करता है। और फुफ्फुसीय धमनी आपकी किसके कांटेक्ट में है, कैपिलरीज के थ्रू एल्वेलाई के कांटेक्ट में है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी PCO2 की वो कितनी रहती हैं, वो रहती हैं आपकी पहले तो 40 mmHg, लेकिन जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज हुई है ना, इधर तो आपका ऑक्सीजन आ रहा है, ये तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रही है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होती है एल्वेलाई में, इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 mmHg। और जैसे ही 45 mmHg वैल्यू हुई, बाहर एनवायरनमेंट में कितना है CO2 के वैल्यू आपका 0.3 mmHg। तो यहाँ से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी, बाहर डिफ्यूज हो जाएगी। बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये क्या हो गया, सिंपल वे में अब समझना। आप वापस इसको एक बार मैं 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ तो इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आप हार्ट के मैकेनिज्म को समझें। देखो हार्ट के मैकेनिज्म को आप समझना, ठीक है ना। ये हार्ट में कितने चैम्बर हैं आपके, 4 चैम्बर हैं। ये है आपका राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रिया और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां आलिंद बायां निलय, दायां आलिंद दायां निलय। मैंने क्या कहा, हृदय में रुधिर आएगा तो किससे आएगा, शिरा से आएगा, और जाएगा तो किससे जाएगा, धमनी से जाएगा, ठीक है ना। अब देखना, ये रहा आपके लंग्स हैं, फेफड़े हो गए, और ये हैं सेल्स, ठीक है ना। लंग से ब्लड किस में आएगा, हमेशा किस में आएगा, लेफ्ट एट्रिया में, बायां आलिंद में आएगा। किसके थ्रू, मैंने क्या कहा, आएगा तो किससे आएगा, शिराओं से आएगा। तो ये आगे कहाँ से आ रही है, लंग्स से आ रही है ना। तो आपने लंग्स के लिए वर्ड यूज लेते हैं पल्मोनरी, तो पल्मोनरी वेन हो गई, फुफ्फुसी शिरा हो गई आपकी। पल्मोनरी वेन कह दीजिए, फुफ्फुसी शिरा कह दीजिए। यहाँ से इसमें आया, यहाँ से
ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है बायां निलय, बाएं निलय से ये शरीर के विभिन्न भागों तक रुधिर पहुंचा दिया जाएगा। किसके थ्रू जा रहा है? दैहिक धमनियों के थ्रू। महाधमनी लिख दो चाहे आप, महाधमनी बाद में जाकर जो है वो किस में विभक्त हो जाती है? दैहिक धमनी में। तो आप कह सकते हैं ऑल्टा, ठीक है ना, ऑल्टा कह दीजिए आप, एक ही बात है। इसके बाद में क्या हुआ? सेल्स में मेटाबॉलिज्म चला, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे ट्रांसफर हुई ब्लड के अंदर, अब इस ब्लड को कैरी करके कौन ले जा रहा है? सिस्टेमिक वेन्स या वाना कावा लिख दीजिए आप, ये वाना कावा, वाना यानी महाशिरा हो गई आपकी। तो मैंने क्या कहा? हृदय में यानी हार्ट के अंदर ब्लड आएगा तो वो किसके थ्रू आएगा? वेन्स के थ्रू आएगा। देखो ये वाना कावा आ रही है, ये आपकी जो है पल्मोनरी वेन आ रही, तो वेन ही लेके आ रही, ले जाएगा कौन? आर्टरी। तो ये रही है आपकी ऑल्टा, यहाँ से ले जा रही थी, यहाँ से कौन ले जाएगा? ये रही है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब यही डायग्राम मैंने बनाया है और कुछ भी नहीं बनाया, यही है। लेकिन यहाँ ये रहा आपका डबल सर्कुलेशन का डायग्राम और ये है हमारा गैसियस एक्सचेंज का। यहाँ पर आपको जो वैल्यूज़ हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर की वो ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। एल्वेलाई में ऑक्सीजन कितनी? तो 105 mmHg। PCO2 की वैल्यू कितनी? 45 mmHg, ठीक है ना। जो आपकी पल्मोनरी वेन है उसके अंदर और सिस्टमिक आर्टरीज हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू आपकी PO2 की वैल्यू रहेगी 95 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड की रहेगी 40 mmHg। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन रिच ब्लड आपका जो है वो कहाँ से आएगा? देखो ये यहाँ से आएगा, फुफ्फुसी शिरा से होके वो बाएं आलिंद से बाएं निलय में, यानी लेफ्ट एट्रियल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑल्टा और सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू ये सेल्स तक आ गया। ये आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड आ गया। यहाँ से ऑक्सीजन किसने ले ली? सेल्स ने ले ली, और क्या दे दी? कार्बन डाइऑक्साइड दे दी। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड दी, अब ब्लड कैसा हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड रिच, यानी इसको अपन क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। क्या कहते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका किसके थ्रू? देखो कहाँ किसके थ्रू जा रहा है? वाना कावा, या फिर आप क्या कह सकते हो? सिस्टमिक वेन्स के थ्रू। अब सिस्टमिक वेन्स और एट लास्ट वाना कावा के थ्रू ये पहुंचता है राइट एट्रिया के अंदर, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये कहाँ पहुंचेगा? दाएं निलय में आ गया साहब, और दाएं निलय से ये निकला यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस कहाँ? लंग्स या एल्वेलाई के पास में आ गया, जहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर क्या करने वाला है? डिफ्यूज करने वाला है। तो ये थी बात आपकी सेकेंड स्टेप एक्सचेंज ऑफ गैसेज के बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इसकी थर्ड स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज।